मेरी शादी को कई साल हो गए थे। कई बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। एक दिन खबर आई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। बहुत दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई तो कुछ अरसे के बाद अम्मी की जायदाद से मुझे मेरा हिस्सा मिला। ये एक हाथ से माकूल रकम थी। जब ये रकम मैंने अपने शोहर को देनी चाही तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी अपनी इमानत है, इसे अपने पास रखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रकम से अपनी माँ के नाम पर कोई फलाही इदारा कायम कर दो। तुम्हारी अम्मी के लिए तुम्हारी जानब से सदका जारिया होगा। मुझे अपने शौहर की सोच बहुत पसंद आई और बहुत सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ओल्ड होम कायम करना चाहिए जिसमें बेसहारा माओं की रहाइश और दीगर सहूलतों का बंदोबस्त हो। मेरे शौहर ने मेरी इस सोच को बहुत पसंद किया और मुझे इस इदारे का नाम भी तजवीज़ कर दिया, बिनते ज़ोहरा ओल्ड हाउस। ये नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। मेरी माँ का नाम ज़ोहरा था, इसलिए मेरे शौहर ने यह नाम तजवीज़ किया। एक खासी बड़ी और कई मंजिलों पर मुश्तमिल बिल्डिंग खरीद कर इसमें हमने बिनते ज़ोहरा ओल्ड हाउस कायम कर दिया। मेरी असल कहानी इस ओल्ड हाउस से ही शुरू होती है। इस ओल्ड हाउस को चलाते हुए मुझे कई साल बीत गए। इस दौरान मुझे बड़े अजीबोगरीब किस्म के तजुर्बात का सामना करना पड़ा। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अपने इस ओल्ड हाउस को सिर्फ बेसहारा ख़वातीन के लिए मखसूस कर रखा था, जबकि मर्दों का दाखिला यहाँ ममनू था। दुनिया की इतने तरक्की करने के बावजूद आज भी औरतों की बहुत बड़ी तादाद मजलूम है। इस पर एक नहीं तरह तरह के मुजालिम ढाए जाते हैं। अगर बेटे को जन्म ना दे तो ये भी इसका कसूर, इसकी सज़ा औरत को ही दी जाती है। अपने जायज़ हकूक़ मांगने वाली की भी सज़ा की मुस्तहिक करार दी जाती है। अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए घर से निकलने वाली औरत को भी शुबा की निगाहों से देखा जाता है। इस पर बुहतान लगा के औरत की तजलील की जाती है। बालग और जवान लड़की अगर अपनी पसंद से अपने शरीक हयात का इंतखाब कर ले तो ये भी इसका नाकाबिले माफ़ी गुनाह होता है। तरह तरह से सताई हुई औरतें मेरे ओल्ड हाउस में पनाह लेती आती थीं। मुझे सबसे हमदर्दी होती है और मैं सबके ज़ख्मों पर मरहम रखने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन हद से ज़्यादा दुख मुझे इस वक्त होता है जब कोई ज़ईफ़ और उम्र रसीदा खतून को इसकी अपनी औलाद इस ओल्ड हाउस में छोड़ जाती है। मैं ऐसे बदनसीब बेटे या बेटी को बहुत समझाती हूँ कि ऐसा ना करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया, तुम्हें चाहिए कि उस वक़्त इनकी खिदमत करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें इसका मौका दिया है, तुम इनके एहसानात का बदला चुकाओ। खुद को इससे क्यों महरूम रखते हो? तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तुम इस जन्नत को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? इतनी बातों से मुतासर होकर अक्सर लड़के और लड़कियाँ अपने माँ को हमारे ओल्ड हाउस में दाखिल करवाने का इरादा मुलतवी कर देते हैं और अपनी माँ को, अपनी जन्नत को अपने घर वापस ले जाते हैं। और फिर यूँ होने लगा कि अपनी माँ को ओल्ड हाउस लाने वाले अपने आप को अपनी माँ की औलाद ज़ाहिर ही नहीं करते। कोई कहता कि दूर के रिश्तेदार है, कोई बताता कि हमने तो महज इंसानी हमदर्दी की खातर इन्हें यहाँ पहुँचाया है, इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थी, हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ वो रसूलत के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार लें। बाद में मुझे मालूम होता है कि ये ऐसी बातें करने वाले इस मज़लूम और बदनसीब औरत की अपनी सकी औलाद है, जो अब इन्हें अपने साथ रखना और इनकी खिदमत करना ही नहीं चाहती, इन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं। बाज़ माएँ ये बताती हैं कि इन्हें बेटे बहू इसलिए अपने साथ रखना नहीं चाहते कि बड़े और बुज़ुर्ग होने के नाते हम इन्हें और इनके बच्चों को नापसंदीदा बातों से रोकते और टोकते थे। कि हमारा ये कहना इन्हें नागवार होता था कि दुपट्टा सर और सीने को ढांपने के लिए होता है, गले में पट्टी की तरह डालने के लिए नहीं होता। हम अगर ये कहते हैं कि जवान लड़कियों को इतने ज़्यादा ना दो कि बाद में वो तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब बने। बेटी के साथ इनको भी हमारी बात जहर लगती थी। बहू को समझाती कि फ़ैशन, सैर व तफरीह और सहेलियों के लिए बेकार वक़्त ज़ाया करने के बजाय घर बार और बाल बच्चों के लिए एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ का किरदार अदा करो। तो बहू बेगम हमें अपनी ज़ादी के रास्ते में पत्थर तस्वर करती। ऐसे में वो लोग अपने घर में हमारा वजूद
कैसे गवारा कर सकते थे। ऐसी माँओं में एक माँ रुकैया बेगम भी हैं, जिन्हें एक दिन एक खतून लेकर हमारे ओल्ड हाउस आई और बताया कि ये मेरी खाला हैं, जबकि रुकैया बेगम इन्हें मुसलसल बेटी कहकर मुखातब कर रही थी। मुझे इस बात पर शुबा गुजरा। मैंने खाला कहने वाले खतून से कहा, आपको तो अपनी खाला बताती हैं, मगर ये आपको बेटी कहकर पुकारती हैं, ऐसा क्यों है? खतून ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि खाला 10 साल से मेरे पास आई हैं, इसलिए ये मुझे बेटी ही कहती हैं। कि जब खतून ने बिनते ज़ोहरा और लफ्ज़ का फॉर्म फिल किया तो रुकैया बेगम के शौहर और खतून के वालिद के खानों में लिखे गए नाम एक ही थे। शायद वो ये गलती बेध्यानी में कर गई थी। मैंने जब इसको इसका जानब मबजूल कराया तो वो चूंकि, अरे मैं ये क्या लिख गई, मेरे वालिद का नाम तो। मैंने उन्हें टोका, देखें खतून, अगर ये आपकी हकीकी माँ हैं और आप खाला बनाकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रही हैं। हमारे यहाँ प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग आते रहते हैं, उन्होंने असल हकीकत दुनिया को दिखा दी तो आप बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगी। मगर वो बड़ी ही डीठ औरत थी, बड़ी डटाई से बोली, आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं इन्हें कहीं और दाखिल करवा दूंगी। मुझे रुकैया बेगम की हालत देखकर तरस आ गया। उनके कपड़े बेहद गंदे और फटे हुए थे, बाल सूखे और उलझे हुए थे, चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने खतून से पूछा, रुकैया बेगम का कोई वली वारिस नहीं, इनकी औलाद है? मगर पूछती नहीं। मेरे घर छोड़ गए तो फिर पलट कर नहीं आए। मैंने जब इन्हें एहसास दिलाया, खाला भी तो माँ की तरह होती है ना, फिर इन्हें आप अपने घर में रखना क्यों नहीं चाहती, तो कहने लगी कि मैं ससुराल में रहती हूँ, इसलिए अपनी किसी अजीज रिश्तेदार को ज़्यादा दिनों अपने साथ नहीं रख सकती। अपनी इस खाला की वजह से कई बार मेरे ससुराल में मामलात बड़े संजीदा हो गए। खैर, इस खतून के जाने के बाद हमने रुकैया बेगम को साफ सुथरे कपड़े पहनाए, सर में तेल डालकर कंघी की। इस तरह इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर खुश होने के बजाय उनका चेहरा आंसुओं से तर हो गया और वो ठंडी आहें बनने लगी। एक हफ्ते के बाद ही उनका जब्त टूट गया और अपनी बेटी का नाम लेकर वो रोने पीटने लगी। हाय मेरी किस्मत, मुझ बदनसीब को क्या मालूम था कि जिस बेटे को जन्म देने से लेकर इसे इसके घर की रानी बनाने तक अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन बर्बाद किया, वो बेटी मेरे इस बुढ़ापे में मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे इस तरह दरबदर कर देगी। तो क्या वो आपकी बांझी नहीं थी? नहीं, वो झूठी है, मकार है। मैं उसकी खाला नहीं, उसकी माँ हूँ, उसकी हकीकी माँ। अगर ये बात है तो आपको इसकी मौजूदगी में क्या वो आपको यहाँ लेकर आई थी? उसी वक़्त कह देना चाहिए था ना कि ये झूठ बोल रही है। कैसे कह देती? इसने तो मुझे यहाँ लाने से पहले ये कह दिया कि वहाँ मैं आपको अपनी खाला बताऊँगी, और धमकी दी कि अगर आपने वहाँ मुझे चुटलाने की कोशिश की तो घर वापस लाकर एक कमरे में कैद कर दूँगी और भूखा प्यासा रखकर मार दूँगी। ये सब सुनकर मैं लर्ज़ के रह गई। तेरी दुनिया में ऐसी जालिम बेटियाँ भी होती हैं जो अपने पास अपनी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो भूखा प्यासा रखकर मारने की धमकी देती हैं। हमने तो सोचा था कि अक्सर बेटे अपनी बीवियों के चक्कर में आकर माँ को इस तरह से ओल्ड हाउस छोड़ जाते हैं। बेटी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि बेटी को तो अपनी माँ का बहुत एहसास होता है। फिर यूँ हुआ कि कई दिन बाद रुकैया की बहन का दुबई से फ़ोन आया तो इनसे मालूम हुआ। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि रुकैया बेगम को और लॉस पहुंचाने वाली उनकी बांजी नहीं, सकी बेटी है। इसके बाद जब एक बार बदनसीब बेटी का फ़ोन आया तो इसने पूछा कि मेरी खाला खैरियत से तो हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन का टेलीफोन दुबई से आया था, उन्होंने तुम्हारे सफ़ेद झूठ का पोल खोल दिया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि रुकैया बेगम तुम्हारी सकी माँ है। अब इसने अपनी गलती तस्लीम की इतराफ़ किया कि हाँ वो मेरी माँ ही हैं, मगर साथ ये भी पेश किया कि ये सब कुछ मैंने अपनी मजबूरियों के तहत किया है। हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम इनकी कफ़ालत कर सकें। इसकी ये बात काबिल कबूल नहीं थी। इसके कपड़ों और अंदाज से हरगिज़ इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो कोई गरीब और इनके वसाइल इतने महदूद हैं कि अपनी माँ की कफ़ालत भी ना कर सकें। बिनते ज़ोहरा ओल्ड हाउस में अक्सर मीडिया के लोग आते हैं और यहाँ की मज़लूम ख़वातीन से मिलकर इनकी कहानियाँ सुनते हैं, जिन्हें बाद में वो अपने अखबार या चैनल में पेश करते हैं। रुकैया बेगम की ये हालत है कि किसी की भी आहट सुनती हैं तो चूक पड़ती हैं।
तुम्हें मेरी बेटी ने तो नहीं भेजा, वो कैसी है? इसे और इसके बच्चों को देखने को आंखें तरस गई हैं। मुझे इसके पास ले चलो, बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे, मुझे घर पहुंचा दो। एक दिन एक सहाफ़ी आया तो इसे देखकर भी रुकैया बेगम रोने पीटने लगी। तुम्हें मेरी बेटी ने भेजा है ना, वो मेरे लिए बहुत बेचैन होगी ना। मैं इसके और इसके बाल बच्चों के लिए बहुत तड़पती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। रुकैया बेगम की हालत देखकर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या इन्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती छोड़ गया है? इनके बाल बच्चों से इन्हें जुदा कर दिया गया है? जिस बेटी और इसके बाल बच्चे के लिए वो तड़पती हैं, उसी बदनसीब बेटी ने इन्हें यहाँ लाकर छोड़ा। मैं बोले बगैर ना रह सकी और सहाफ़ी से हैरत का इजहार किया। इनकी क्या कहानी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना, इन्हीं की रुदात। साफ़ी ने पहले तो रुकैया बेगम से बड़ी मोहब्बत और अपनायत का इजहार किया और कहा कि मैं आपकी हर मुमकिन तरीके से मदद करूंगा, आपको आपके बिछड़े हुए अजीज़ों से मिलाऊंगा, लेकिन आप पहले अपने बारे में मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, पहले आप अपने और अपने शौहर के बारे में बताइए। तो वो बताने लगी, मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ की है, मेरे शौहर का ताल्लुक़ दिल्ली से है। हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मेरे शौहर ने एक बैंक में मुलाजमत ली। हमारा बड़ा अच्छा वक़्त गुज़र रहा था। वक़्त गुज़रने के साथ हम दोनों माशाल्लाह 5 बच्चों के माँ बाप बन गए। 2 बेटे और 3 बेटियाँ। बच्चों को हमने पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे हंसते बसते घर में एक दिन गहराम मच गया जब हमारा एक जवान बेटा दहशतगर्दी का शिकार बन गया। खुदकुश बम धमाके में जहाँ दूसरे बेगुनाह लोग लुकमा अजल बन गए, वहाँ हमारे घर का भी एक रोशन चिराग बुझ गया। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरे शौहर भी एक हादसे का शिकार होकर हमारा साथ छोड़ गए। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। मेरा दूसरा बेटा कुवैत में और 2 बेटियां लंदन में रहती हैं। इसलिए शौहर के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी तीसरी बेटी के घर में रहना पड़ा। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रोती और आंसू बहाती रहती थी। ज़माने के सितम ज़रेफ़ी देखिए कि मुझे दुखियारी का रोना धोना भी उस घर के लोगों ने नहीं देखा। यूँ तो सभी लोग कहते, मरने वालों को कब तक रोएंगी, मगर ख़ास तौर पर बेटी की नंदें मेरी गरियाजारी का बहुत ज़्यादा बुरा मनाती थी। इन सब का कहना था कि बस बहुत रो लिया, अब आप हंसिए बोलिए, मगर जिसका जवान बेटा मर जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, वो भला कैसे हंसे बोले, बजाय इसके कि कोई मेरी दिलजोई करता। सब अपनी धुन में मगन थे। बेटी अपनी मुलाजमत में मसरूफ़ रहती, उसकी नंदें और मेरी नवासियाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चली जाती। मैं अकेले घर में अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। अच्छा आंटी, तो ये बताइए कि आपको यहाँ पहुँचाने का प्रोग्राम आपके अपनों ने कैसे बनाया? एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी, हम आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आपका माहौल तब्दील हो जाएगा, आपकी तबीयत बहल जाएगी, वहाँ आपका ख्याल रखा जाएगा। मुझे इसकी बातें सुनकर इस बात की खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरे दुखों का एहसास तो है, इसलिए किसी ऐसी जगह पे मुझे ले जाना चाहती है कि तो आप तो को यहाँ आने तक इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी आपको और लॉस में लाने वाली है। ना सिर्फ इल्म नहीं था, बल्कि इसने मुझे ये भी कहा था कि वहाँ आपको अपनी खाला बताऊंगी। तो ये सुनने के बाद भी आपको कोई शक व शुबा ना हुआ? इसके बाद तो नहीं, अलबत्ता जब रास्ते में इसने मुझे कहा कि अगर आपने मेरी किसी बात की तरदीद की या जुटलाने की कोशिश की तो घर वापस आकर मैं आपको भूखा प्यासा रखकर मार दूंगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझे कूड़ा कचरा समझकर कहीं फेंकने जा रही है। जिस बेटी ने आपको अपने घर से इस तरह निकाल बाहर किया, इसके घर इसके पास जाने के लिए आप क्यों तड़पती हैं? क्या करूं? मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक माँ हूं, इसलिए बेटी के बदतरीन सलूक के बावजूद इसके लिए दिल तड़पता है। इसके बच्चों से मिलना, इनसे बातें करने को जी चाहता है। अपनी बेटी को तो मैंने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इसके बच्चे भी तो मेरे हाथों में पले बढ़े। इनसे बातें करके पोस कौन मिलता है? इसके छोटे बच्चे जो अभी दुनियादारी से वाकिफ़ नहीं, मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से कहते थे, नानो क्यों रो रही हैं, भूख लगी है ना, या कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है? नहीं बेटा, ना भूख लगी है ना कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है। मैं उसे गोद में लेकर प्यार करती तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछ कर कहता, तो फिर किसी ने आपको डांटा होगा, आपका एक बेटा कुवैत में है, आप इसके पास क्यों नहीं चली जाती? माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं
तो बहुत सी बातें इनके अपने इख्तियार में नहीं होती। बच्चे बड़े होकर अपने आप को माँ बाप से भी बड़ा समझने लगते हैं। बेटे बहू ने ये कहकर अपने आप को परियो जिम्मा करार दे दिया कि कुवैत बड़ी महंगी जगह है। हमारे अपार्टमेंट में हमारी अपनी रहायश की बड़ी मुश्किल से जगह होती है। अम्मी को हम अपने साथ ले जाएं तो रखेंगे कहाँ। लंदन वाली बेटियों ने भी कुछ इसी किस्म के मसाइल पेश किए और ये भी कहा कि वहाँ से आने जाने के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेहतर यही है कि वो पाकिस्तान में ही रहें। अब जिस बेटी के पास रह रही थी, इसने कोई बहाना पेश तो नहीं किया था। उस वक़्त क्या किया था, उसने कहा था मैं तो ससुराल में रहती हूँ, मेरे पास अम्मी 2-4 दिन तो मेहमान बन के रह सकती है, पर इनकी रहाइश मेरे ससुरालियों को पसंद नहीं है। इसकी इस बात पर मेरे बेटे और दोनों बेटियों ने कहा कि अगर हम लोग हर माह अम्मी के अखराजात के लिए कुछ पैसे भेज दिया करें तब तो इन्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो तब वो राज़ी हो गई। इतने दिनों जो उसने अपने पास रखा, यूं ही नहीं रखा, वो मेरे अखराजात बाकायदा अपने दूसरे बहन भाइयों से लेती रहीं। आज के दौर में और लॉस का क़याम इस तरह हकीकत की जिंदा मिसाल है कि बच्चे बूढ़े माँ बाप को फालतू समझकर एक हकीर चीज़ समझकर और लॉस में छोड़ जाते हैं। मगर मेरे बेटे ऐसा क्यों होता है? रुकैया बेगम बोली, हमने तो अपने माँ बाप का जब तक वो ज़िंदा रहे बहुत ख्याल रखा था, इनकी बड़ी खिदमत की थी। मैंने तो अपनी माँ को कभी दुख नहीं दिया था, हमेशा इनका हर हुक्म बजा लाती थी, इनका सारा काम इबादत समझ कर करती थी। फिर मेरे साथ मेरी औलाद ऐसा बर्ताव क्यों करती है? मैं अपनी बाकी उम्र अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं इसी इंतज़ार में हर दिन गुजारती हूँ कि वो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मगर मेरी बेटी मुझे यहाँ पहुँचाने के बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। क्या अब वो यहाँ मेरी मैयत ले जाने के वक़्त ही आएगी? रुकैया बेगम, क्या ज़रूरी है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी मैयत ले जाने के वक़्त ही आएगी? मगर ये बात मैंने रुकैया बेगम को मुखातब नहीं की, बल्कि दिल में कही। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कफन दफन का बंदोबस्त करने वाले किसी इदारे को ये काम सौंप दें। अम्मा जी, अब तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने बच्चों से किसी बेहतरी का ख्याल दिल से निकाल दें और इस ओल्ड हाउस में हर गम हर दुख को भुलाकर बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ गुजार दें। इस ओल्ड हाउस में रहने वालों को ही अपनी फैमिली समझें। सहाफ़ी ने इन्हें समझाने की कोशिश की, अगर उन्होंने आपको फालतू चीज़ समझकर यहाँ फेंक दिया है तो आप यही समझें कि आपका कोई था ही नहीं, और था तो कब का मर गया। ज़रा देर तक ये कहने वाले साफ़ी को वो अजीब नज़रों से देखती रही, फिर यूं बोली कि इनके लब और इनकी आंखें बेवकत बोल रही थीं मेरे बारे में कुछ समझे, मगर मैं अपनी औलादों के बारे में कैसे समझ लूँ कि वो मौजूद नहीं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इतना कहकर वो फिर बोली, बस बेटा तुम मेरा ये काम कर दो कि वापस जाते वक़्त मेरे घर मुझे छोड़ दोगे ना? इससे पहले कि सहाफ़ी कुछ बोलता मैं बोल पड़ी, आप भी कमाल करती हैं। आप जिसे अपना घर समझकर वहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ से तो कोई एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया। आप वहाँ जाएंगी तो फिर एक बार ज़लील ख्वार होकर निकाली जाएंगी। जब सहाफ़ी रुकैया बेगम से इंटरव्यू कर रहा था तो इनकी गुफ्तगू बिनते ज़ोरा और लाहौस की मकीन एक और ख़तून भी सुन रही थी। ये ऐसी बदनसीब ख़तून थी जो बे औलाद थी, लिहाजा आखिरी उम्र में उसे ओल्ड हाउस में सहारा लेना पड़ा। इस ओल्ड हाउस में ऐसे और भी लावारिस ख़वातीन मौजूद हैं। ये ख़तून दोनों की बातें सुनने के दौरान एक बार बेसाख्ता कह कर उठी कि अगर औलाद ऐसी ही होती है तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। शायद यही मसलत है जिसके तहत मुझे अल्लाह ने बे औलाद रखा। इसके बाद रुकैया भी चुप हो गई और सहाफ़ी भी ने सहारा देता हुआ वहाँ से चला गया। ये कहानी 100% सच पर मबनी है। ज़ोहरा ओल्ड हाउस के नाम पर एक ओल्ड हाउस खो रखा है जहाँ ऐसे ख़वातीन को रखा जाता है।